वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम है 18 जुलाई को एमपीएस 003 का है। इससे पहले मैंने वीडियो के दो पार्ट बना रखे हैं एंड कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का किया है। मतलब आपके जो वीडियो है एमपीएस के जितने भी क्वेश्चंस बनने थे जो मोस्ट रिपीटेड थे उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, नोट्स बना रखा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो है क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 18 से है। टोटल हम इसमें 28 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसी में से चांस है कि मतलब यही जो है ये हर साल लास्ट 5 ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसी में से ही आते हैं। देखो आपका सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, क्वेश्चन भी वहीं से आएगा। बस क्या है, क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो चेंज होगा। ठीक है, की पॉइंट देखना है आपको, क्या पूछ रहा है वो, उसके बेस पे आप आंसर लिखते हो। बट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना के लिख दो। तो आपको एक प्रॉपर एक जो आंसर पैटर्न है वो पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाते हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या है, वो है मानव विकास की परिभाषा और इसके प्रमुख सूचक क्या है। तो देखो, अगर मानव विकास की हम बात करें तो इसका जो बेस है, ठीक है, अगर हम 20वीं सदी की टाइम की बात करें तो किसी भी देश के विकास को मापने का जो प्रमुख मानदंड जो है ना, उसकी जीडीपी या फिर क्या पर कैपिटल इनकम होता है। ठीक है, ये कैपिटल इनकम होता है। कैपिटल इनकम जो है उसको माना जाता है और यह माना जाता है कि उसकी जो उच्च आर्थिक जो समृद्धि है वो किस तरीके से जो जनता है, जनता के जीवन स्तर में वो सुधार लाएंगी। ठीक है, हालांकि मतलब ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो भी चीजें हैं वो जो पब्लिक है उनके जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, जो उनका जीवन स्तर है उसमें कैसे सुधार लाई जाएगी। बट होता क्या है कि कभी कभी नहीं, ये असमान होता है, इसका जो लाभ होता है सभी वर्गों तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तो विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, इसने क्या किया कि विकास की अवधारणा पर पुनर्विचार को जन्म दिया। एक जो अर्थशास्त्री जैसे कि कई सारे हैं, जैसे महबूब उल हक, अमर्त्य सेन जैसे जो अर्थशास्त्री है, इनके योगदान से मानव विकास की जो अवधारणा है वो उभर के सामने आई। ठीक है, जिसमें केवल क्या था कि केवल जो आर्थिक जो डेटा है ना, इकोनॉमिकली डेटा जो है उससे हटके मानव कल्याण और क्षमताओं के विस्तार के रूप में भी परिभाषित किया गया। नॉर्मल अगर हम मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मानव विकास है वो लोगों की पसंद, चॉइस, उसका जो विस्तार है ना, उसको करने की प्रोसेस है, ये कहा जाता है यूएनडीपी के अनुसार। अगर हम इसको नॉर्मल में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब सरल भाषा में कि जो विकल्पों का जो विस्तार है, यानी जो लोग है ना वो अपनी पसंद से अपने जीवन जीने का जो उनके पास जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, वो क्या है, वो मानव विकास है। क्षमता निर्माण यानी लोगों को ज्ञान, स्वास्थ्य, संसाधन ये सारे हैं, उन तक ये पहुंच रहे हैं, उनकी क्षमताओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है, मानव विकास के अंडर आ जाते हैं। गरिमापूर्ण जीवन यानी लोगों को गरीबी, बीमारी, अन्याय से मुक्त होकर एक सम्मानजनक और सशक्त जीवन जीने का अवसर मिले। ठीक है, तब हम मानव विकास को जान पाएंगे। ये मानता है क्या कि लोग है, लोग जो है स्वयं स्वयं विकास के लक्ष्य भी और साधन भी। लोग क्या है, खुद को लक्ष्य भी मानते और साधन भी मानते हैं। अमर्त्य सेन ने मानव विकास को क्षमताओं का विस्तार के रूप में देखा। उन्होंने क्या बोला, एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज। मानव विकास के जो इंडिकेटर्स है वो कौन कौन से हैं, तो देखो लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, हेल्दी लाइफ होना चाहिए, है ना, क्योंकि मानव विकास का जो है मेन क्या है, हेल्दी रहेगा तभी तो उसकी लॉन्ग लाइफ होगी। ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना एट बर्थ,
वो जैसे कि देखो ये ना इस बात का जो एवरेज है ना, वो इस बात से लगाया जाता है कि देश में जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो कितने वर्षों तक जीवित रह रहा है, ठीक है, और ये कितने वर्षों तक वो जीवित रह सकता है। ये जो इंडिकेटर है ये किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवा, वहाँ की जो गुणवत्ता है, वहाँ का जो न्यूट्रिशन लेवल है, वहाँ का जो स्वच्छता है, ठीक है, क्लीननेस, वहाँ का जो सुरक्षित पेयजल है, यानी कि वहाँ का जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो प्योर है कि नहीं है, सबको प्रॉपर अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ का जो हेल्थ जो फैसिलिटी है, ठीक है, यानी हॉस्पिटल वो प्रॉपर है कि नहीं है, जो बीमारी है, डिसीजेस है, उसके रोकथाम के लिए कोई मतलब वहाँ पे कदम उठाए जा रहे कि नहीं। तो ये सारी चीजें आती है। दूसरा क्या है, ज्ञान। ज्ञान मतलब ये कि सभी तक जो शिक्षा है उसकी पहुंच प्रॉपर हो पा रही है कि नहीं, मतलब सब जो है, जैसे किसी देश में ना स्कूल जाने के जो उम्र के बच्चे हैं वो अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद रखता है। मतलब होता ऐसा है कि जो बच्चे की जो मिनिमम एज निर्धारित की गई है, ठीक है, कि मतलब वो 14 ईयर्स तक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है, ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी बोला गया राइट टू एजुकेशन में 6 to 14 एज। बट वैसे तो बहुत सारा मतलब जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करना चाहिए, लेकिन एक मिनिमम एज भी डिसाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हम जो स्कूल मतलब बच्चों को भेजते हैं तो उसके बेस पे हमें एक जो है ना एक गैस करना चाहिए कि बच्चा कहाँ मतलब कितना पढ़ रहा है, कौन सी एज तक वो स्कूल जा रहा है, कितने वर्ष वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है या फिर कर पाएगा, इसका अनुमान लगाना है, ठीक है। स्कूल जाने के जो औसत है, जैसे कि यह 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई शिक्षा और औसत वर्षों को दर्शाता है। क्या स्कूल जाने के जो औसत वर्ष है या किसी आबादी के शैक्षिक स्तर का वर्तमान माप है। व्याख्या, ये जो इंडिकेटर है शिक्षा तक पहुंच, साक्षरता दर, ज्ञान प्राप्त करने के अवसर को ये क्या करता है, दिखाता है। दो तो ये हो गए, पहला क्या हो गया कि हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, दूसरा नॉलेज होना चाहिए, एंड तीसरा क्या कि जीवन स्तर जो है वो स्टैंडर्ड हो, मतलब ये कि जो उनका ग्रोस नेशनल इनकम है ना वो बढ़िया हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडिकेटर है ये किसी देश के नागरिकों की जो औसत आय है उसको दिखाता है, जिससे वस्तुओं सेवाओं की स्थानीय जो खरीद है उसके क्षमता के अनुसार क्या समायोजित किया जाता है। यानी यहाँ पे 3P बोला गया, क्या 3P, यानी PPP, मतलब P से परचेसिंग, फिर पावर और फिर पार्टरी। यह लोगों की उन संसाधनों तक पहुंच को दर्शाता है जो एक सभ्य जीवन स्तर जीने के लिए आवश्यक है। मतलब सबको क्या मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड है ना, फूड, शेल्टर, क्लोथ, जो उनका जो बेसिक नीड है वो मिलना चाहिए। एचडीआई का मतलब ये है कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी जो गणना है ये क्या है। तो देखो इन तीनों आयामों को के जो सूचक है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर उनका क्या ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है, जिससे जो एचडीआई है ना उसके जो मूल्य है 0 से 1 के बीच में आता है। 1 के जितना करीब उतना बेहतर मानव विकास होता है, 1 के करीब जितना आता है ना उतना जो बेहतर मानव विकास है वो माना जाता है। तो इसके जो एचडीआई है, ठीक है, एचडीआई से परे कुछ अन्य मानव विकास सूचक भी है, जबकि एचडीआई मानव विकास का एक महत्वपूर्ण सारांश है। ये जो है ये सभी पहलुओं को कवर नहीं करता। मानव विकास रिपोर्ट अन्य पूरक सूचकों का भी उपयोग करता है, जैसे कि इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें असमानताओं को ध्यान में रखकर एचडीआई को संयोजित किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या है कि जो प्रजनन स्वास्थ्य है, ठीक है, संसद में महिलाएं की जो सीटें कितनी है, और जो माध्यमिक शिक्षा है, आर्थिक स्थिति जैसे श्रम बाजार, ठीक है, इसके आधार पर जो लैंगिक असमानता है ना उसको मापा जाता है। फिर मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जिसको बोलते हैं, ये जो है ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयाम है, इनसे जो लोग वंचित है ना उनको मापा जाता है, इसमें उनको यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि गरीबी की गहनता और प्रसार का पता चलता है, मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक फैसिलिटी नहीं पहुंचती, उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती, उनको एजुकेशन नहीं मिलता, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा नहीं है। तो जिन जिन लोगों का अच्छा नहीं है ना उनको यहाँ पे उनकी पहचान की जाती है, राइट। नेक्स्ट है प्लानिटरी प्रेशर
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है, ये ना हाल में पेश किया गया एक इंडिकेटर है जो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और जो भौतिक पद चिन्ह है ना, यानी कि मटेरियल फुटप्रिंट, उसको ध्यान में रखकर मानव विकास को संयोजित करता है, जिससे क्या होगा कि जो टिकाऊ विकास है उस पर जोर दिया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। आई होप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिससे मानव विकास से, तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजनीतिक दल और हित समूह, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो राजनीतिक दल है और जो हित समूह है ना, जो प्रेशर ग्रुप है, ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये प्रेशर ग्रुप है। ये दोनों ही नागरिक समाज के क्या है, अभिन्न अंग है, जो सरकार की नीतियों और जो निर्णय होते हैं ना, उसको प्रभावित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। हालांकि जो इसके लक्ष्य है, ठीक है, वो क्या है, संरचना और कार्यप्रणाली जो है, ये इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है, भिन्नता है। ठीक है, जहां हम बात करें कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्या चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य बस यही है कि जो सत्ता है उस पर कब्जा करे और शासन चलाने का लक्ष्य जो है, इसका जो एम होता है वो शासन चलाना होता है। जबकि जो प्रेशर ग्रुप है उसका क्या है, वो ना विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पे नीतियों को प्रभावित करना, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित करना। ये चुनाव नहीं लड़ता, ये जो चुनाव है, बिना इलेक्शन है, बिना इलेक्शन लड़े ये क्या करता है, सरकार बनाने का ये इरादा रखता है। समझ में आ गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी एंड जो प्रेशर ग्रुप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम इसको डिटेल में पढ़े तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है। ठीक है, इसमें क्या एक साझा विचारधारा या फिर कार्यक्रम पे ये क्या होता है, आधारित होता है। ये क्या चुनाव में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो पहला एम होता है, जो प्राइमरी एम होता है ना, वो पार्टिसिपेट करना होता है इलेक्शन में। ठीक है, एंड सत्ता प्राप्त करना होता है, फिर अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करना होता है एंड नन प्रोग्राम को लागू करना होता है। इसकी विशेषता की बात करें तो क्या इसका विशेषता और कार्य क्या है, वही कि सत्ता प्राप्त करना, ठीक है, चुनाव जो हो रहे उसमें भाग लेना, गवर्नमेंट बनाना, चुनाव को जीतना, ठीक है, अपने सत्ता को पावर में लेके आना, जो भी एजेंडे है उसको लागू करना। ठीक है, यही सारे इसके क्या है, विशेषता भी और कार्य भी है। गवर्नमेंट को फॉर्म करना एंड रन करना, ठीक है, जनमत का निर्माण करना, यानी कि जो दल है विभिन्न मुद्दों पर जनता को शिक्षित करते हैं, बहस छेड़ते और अपने विचारों के पक्ष में जनमत बनाने का प्रयास करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का भी काम करता है ये, अकाउंटेबिलिटी भी होती है इसमें। ये जो है सत्ता में होने वाले जो सीधे जनता के प्रति क्या होते हैं, ये जवाबदेही होते हैं, क्योंकि अगले चुनाव में फिर तो इनको जनता का सामना करना होता है ना। देखो, अगर इसने बोला कि मैं ये मतलब लोगों के लिए पॉलिसी लेके आऊंगा, लेकिन अगर वो पॉलिसी जनता के हित में नहीं है, तो अगली बार जब चुनाव होंगे क्या होगा, जनता उसको हटा देगी, उसको तो वोट ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या यहाँ पे जो है, ठीक है, जो लीड कर रहा है ना, उसको जनता के प्रति जवाबदेही होना होता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ होती है, क्योंकि अगले चुनाव में फिर से उनको सामना करना होता है। यहाँ पे ओपन मेंबरशिप होते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी नागरिक जो दल की विचारधारा से सहमत हो, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, इसका मेंबर बन सकता है। इंडिया के एग्जाम्पल लें हम, तो जैसे बीजेपी है, आईएनसी है, आप है, ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी भी, जिसमें एक सीपीएम है, वो सारे। तो जो जिससे मतलब जिसका विचारधारा जिससे मिल जाता है, जो पार्टी जिसको अच्छी लगती है, वो जाके उसका मेंबरशिप ले सकता है, उसमें वो आ सकते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक समूह भी क्या है, एक संगठन ही है, लेकिन इसका जो उद्देश्य वो क्या है, चुनाव लड़ना नहीं है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सीधे राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि इसमें नीति और जो निर्णय होते हैं ना, उसको लोगों के हित में लागू करवाना होता है। अब इसकी कार्य विशेषता की बात करें तो वही इन्फ्लुएंस पॉलिसी, मतलब नीतियों को प्रभावित करना, जो नीति जनता के हित में है उसको। ठीक है, इसका जो होता है प्राइमरी एम, ये नहीं होता कि स्वयं सत्ता में आना है, बस ये होता है कि जो भी नीति है ना उसको अच्छे से प्रभावित करे। ठीक है, एजेंडा, इसके जो नैरो एजेंडा होते हैं वो, जैसे कि आमतौर पर ना ये कुछ विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित होते हैं और उनके सदस्यों के हितों से संबंधित होते हैं। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ते, ये क्या करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते। ये जो भी टेक्निक है, टेक्निक ऑफ प्रेशर, यानी कि दबाव की जो तकनीकें हैं, ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग का मतलब क्या होता है कि जो नीति निर्माता जो पॉलिसी बना रहा है ना, डायरेक्ट उससे बात करना, उससे ही सोचता है कि मैं उसी से बात करूं डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा एडवोकेसी करता है, यानी जितने भी हित है, ठीक है, हितों के पक्ष में जो भी तर्क है, जो डेटा है, उसको ये प्रेजेंट करता है। फिर प्रोटेस्ट करता है एंड डिमोन्स्ट्रेशन करता है। अगर कोई भी चीज अच्छा नहीं है तो उसके खिलाफ ये क्या करेगा, प्रोटेस्ट करेगा। ठीक है, और सार्वजनिक जो भी दबाव है उसको बना के रखता है। मीडिया कैंपेन्स चलते हैं, ठीक है, चुनावी फंडिंग होती है,
रिप्रेजेंटेशन करता है। संस्था की विशेषता, इफेक्टिव मेंबरशिप, उनकी जो संस्था होती है अक्सर उन्हीं व्यक्तियों की संस्थाओं तक सीमित होती है जो साझा हित रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे केवल डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। जवाबदेही, ये जो है अकाउंटेबिलिटी, ये मुख्य रूप से अपने सदस्यों के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। हालांकि उनकी जो सार्वजनिक गतिविधियों ने अप्रत्यक्ष रूप से समाज के प्रति जवाबदेह बनाती है। एग्जाम्पल देखें तो वीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय जो राष्ट्रीय ट्रेड है, यूनियन कांग्रेस, ठीक है, आईएनटीयूसी, ये पूरा एक ही नाम है। ठीक है, आईएनटीयूसी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जैसे कि पर्टिकुलर उसी फील्ड से वो है तो वो उसका मेंबर बनेगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे आरएसएस, बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ इसके अलावा एक और है कि एक पॉइंट इसमें है कि जो राजनीतिक दल है इनके ना हित समूह के बीच में कुछ संबंध, अभी तो हमने डिफरेंस पढ़ लिया, अगर पेपर में ये आता है कि इनके संबंध बताओ तो क्या बताओगे। तो संबंध क्या है कि ये दोनों ना आपसी निर्भरता है। क्या है, देखो राजनीतिक दल जो है हित समूह है, ये दोनों ही अलग अलग है, पर दोनों के अलग अलग होने के बावजूद भी इसमें कुछ कुछ जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है। जैसे जो दल हित समूह पर निर्भर होते हैं, राजनीतिक दल चुनाव में जीत के लिए हित समूह से क्या करते हैं, वो समर्थन प्राप्त करते हैं, इसलिए वोट लेते हैं, धन, कार्यकर्ता, ये सब क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। हित समूह की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकते हैं। हित समूह दल पर निर्भर करते हैं। हित समूह यानी कि जो प्रेशर ग्रुप है वो अपनी मांग को पूरा कराने के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वहां तक पहुंच की तलाश करते हैं। इन दोनों में इनफॉर्मल लिंकेज होता है, दोनों के बीच अक्सर अनौपचारिक संबंध होते हैं, जैसे कि एक ही व्यक्ति का दोनों सदस्य होना। हित समूह द्वारा राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कुछ हित समूह जैसे ट्रेड यूनियन या किसान संगठन किसी विशेष राजनीतिक दल से वैचारिक रूप से संबंध हो सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि चेक एंड बैलेंस यानी हित समूह जो है सरकार और राजनीतिक दलों पर चेक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें मनमाने निर्णय लेने से रोकते हैं, उन्हें जनता के जो विशिष्ट वर्ग है उनके प्रति क्या करते हैं, जवाबदेही बनाते हैं। और कभी कभी कुछ मामलों में क्या होता है, एक मजबूत जो हित समूह है वो सीधे एक राजनीतिक दल पे क्या है, विकसित भी हो सकता है। जैसे कि इंडिया में जो आम आदमी पार्टी है, कई मामलों में देखा गया है कि जो मूल रूप से एक भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन हित समूह के सामने कार्य के रूप में वो उभर के सामने आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना कृषक विद्रोह। ये क्या था कि तेलंगाना की मैं ये बात करूं तो तेलंगाना जो कृषक विद्रोह है ये 1946 कब, 1946 1946 से शुरू हुआ और ये अक्टूबर 1950 तक मतलब क्या हुआ कि ये जारी ही रहा। इसमें जो ये आंदोलन जो हुआ ना स्टार्ट, वो हुआ था वहां आंध्र प्रदेश से, लेकिन धीरे धीरे पूरे तेलंगाना में ये जो आंदोलन है ये फैल गया। ठीक है, और इतना फैल गया कि मतलब काफी टाइम तक ये आंदोलन रहा। अब हम बात करते हैं कि जो आंदोलन हुआ था मतलब क्यों हुआ था, तो ये यहाँ पे ना जो काश्तकार थे, काश्तकार की जो भूमि, काश्तकार किसको बोलते हैं, जिसकी अपनी भूमि नहीं है। ठीक है, जो भूमि का स्वामी नहीं है और वो ना खेती के अलावा क्या करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं। तो यहाँ पे काश्तकार की जो भूमि है वो वास्तविक वहां पे नहीं थी, और जो जमींदार थे, ठीक है, और जो जागीरदार थे, जो भी जमींदार जागीरदार या फिर कह सकते हो कि जो सिकमीदार थे, ठीक है, वो किसानों के जो किसान थे किसानों को बट्टे पे भूमि देते थे। ठीक है, इस तरीके से, और किसानों के साथ ना शोषण ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा की भी नहीं वहां पे बोला गया था। जो तेलंगाना है वहां पे उनके साथ बहुत ज्यादा जो किसान थे उनके साथ बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। किसानों के साथ शोषण ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा का भी मतलब वहां पे कोई प्रावधान नहीं था। उन्हें उनकी जो कृषि भूमि है ना उनसे उसको बेदखल किया जाता था। तो उनका जो ये था कहना था कि हमें हमारे साथ ना ऐसा ना हो। उनकी कुछ डिमांड थे, उनके डिमांड थे कि उनसे फालतू के जो टैक्स है वो ना लिए जाए, उनकी जो भूमि है ना उनको उनकी भूमि से उनको ना भगाया जाए, मतलब उनकी भूमि है उनको ये ना बोले कि आप इस भूमि को खाली कर दो। और इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। और एक जो ये डिमांड किया था उसमें एक ये भी डिमांड था कि जो भी ऋण है उसको माफ किया जाए, जो भी कर्ज है, जैसे कि उस टाइम वैसे भी तेलंगाना के साइड पे काफी प्रॉब्लम होती रहती है। तो उन्होंने बोला कि जो किसान थे उन्होंने बोला कि जो खेती है ना वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, सूखा पड़ जा रहा है, तो कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या
जो ऋण है वो उसको माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं है कि हम पे कर पाए। तो और इसके साथ ही ये जो आंदोलन था, ये जो विद्रोह था ना, ये लगभग 2.5 वर्षों तक चला था, जिसमें करीब 2000 गांव और 40 लाख जो लोग थे ना, वो इससे प्रभावित हो गए थे इस आंदोलन में। जो जमींदार थे, पुलिस थे और जो सरकारी अधिकारी थे, इन समितियों के अनुसार ही ये लोग काम करने पे ये विवश हो गए थे। यहाँ पे जो अत्याचारी जमींदार थे, उनके जो भी मकान थे, ठीक है, उनके मकानों से उन्हें ही निकाल दिया गया था, और उनकी जो जमीनें थी वो किसानों ने हथिया ली थी। इस विद्रोह में ये सारा कुछ हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो पीपल्स कमेटी से उसके नेतृत्व में लगभग 10 लाख एकड़ भूमि किसानों के बीच क्या किया गया, वितरित किया गया, ठीक है। जो दिहाड़ी पे जो काम करने वाले कृषि श्रमिक थे ना, उनको मजदूरी में वृद्धि की गई, उनकी मजदूरी में क्या की गई, वृद्धि की गई। वह एक आंदोलन जो था जिससे बहुत से किसानों की जानें चली गई थी। ऐसा आंदोलन ये था कि इसमें बहुत सारे जो किसान थे, जब उसमें आंदोलन में जो विद्रोह में पार्टिसिपेट किए तो क्या हुआ भाई, वहां पे जब कोई भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई भी विद्रोह हो रहा है, तो obvious सी बात है कि उसमें बहुत सारे लाठीचार्ज होंगे, उनको दबाने की कोशिश की जाएगी, जिस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे किसानों की जानें चली गई। और जिसे दबाने के लिए जो या मूवमेंट हो रहे थे, जो भी विद्रोह हो रहे थे ना, उसे दबाने के लिए सेना तक की मदद ली गई थी। और इस प्रकार ये ना इतिहास का देखा जाए तो सर्वाधिक क्रांतिकारी कृषक आंदोलन भी बन गया था। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पैराग्राफ से लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट में समझाया है कि लोगों ने किस तरीके से विद्रोह किया था, जनसभाएं कर दी थी, ठीक है, प्रदर्शन कर दिया था, ग्रामीण आंदोलन कर दिए थे, इन सब के थ्रू उन्होंने विद्रोह किया था। राजनीतिक भागीदारी, जैसा हमने इससे पहले हमने क्वेश्चन इसको किया था राजनीतिक भागीदारी का, कि कैसे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो भी नीति निर्माण है, जो भी राजनीतिक निर्णय है, उसमें जो लोग हैं वो कैसे किस प्रकार से अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो भागीदारी केवल मतदान तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि जो भी सामाजिक आंदोलन है, जनसभा है, ठीक है, संवाद है, जो भी वाद विवाद है, ठीक है, विमर्श है, विचार विमर्श है, या ऑनलाइन मंच है, सब में क्या लोग उपस्थित रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अभी कोई कॉन्फ्रेंस हो जाए तो सब लोग अपने अपने टीवी पे, लैपटॉप में, फोन में उस चीज को ध्यान से देखने लगते हैं कि क्या क्या पॉलिसी मेकिंग हो रही है, क्या फॉर्म हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, मतलब सारी चीजें वो लोग ध्यान से देखने लगते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक भागीदारी का जो विवाहवादी दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है, व्यक्ति के जो निर्णय केवल आर्थिक या संस्थागत कार्यों भी प्रभावित नहीं होते, बल्कि उसके जो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अनुभव है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो राजनीतिक भागीदारी हो केवल स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों का सहभाग न केवल सरकार के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि क्या ये शासन में सामूहिक जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय की भावना को भी क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। इसके कई आयाम है, ठीक है, जिसमें कि प्रतिनिधि चुनाव, जनसभाएं, विचार विमर्श, लोक हितकारी आंदोलन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सारे इसमें शामिल है, ठीक है। तो राजनीतिक भागीदारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो नागरिक के व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक नेटवर्क और सामूहिक चेतना के माध्यम से न केवल नीतिगत निर्णय में योगदान देती है, बल्कि ये शासन प्रणाली को भी अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं समावेशी बनाती है, ठीक है। आंतरिक प्रवासन की बात करें तो प्रवासन हमने किया था, उसमें हमने अति शहरीकरण पढ़ा था, ठीक है। तो वही है कि जो लोग है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थानों की ओर आते हैं। देखो, आंतरिक प्रवासन एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें देश के जो विभिन्न हिस्से हैं, वहां से लोगों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया कब होती है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर चला, जैसे मैंने अभी बोला ना कि एक जगह से दूसरे की ओर। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रहा, जो भी उनकी बुनियादी जो सुविधा है वो उनको उपलब्ध नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे, वो शहरों की ओर तो जाएंगे। जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा था अति शहरीकरण, सेम उसी से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। तो जब ग्रामीण स्तर पे इनको चीजें नहीं मिलती है, सुविधाएं नहीं मिलती है, तो ये कहाँ जाती है, सिटीज की ओर जाते हैं। तो ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पे सीमित रोजगार होते हैं, कृषि आधारित आय होती है, ठीक है, उसमें भी गिरावट होती है, जो उनकी बुनियादी सुविधा है ना उसमें कमी होती है। तो लोगों को क्या, अब मजबूरी में तो शहर को जो सिटी है उनकी ओर तो जाना ही पड़ेगा ना, शहरों की ओर तो पलायन तो होगा ही, ठीक है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे आंतरिक प्रवासन के कारण क्या होता है कि पारिवारिक ढांचे में बदलाव देखने को मिलता है। युवा वर्ग के शहर में जाने से पारिवारिक संरचना में दरार आ जाती है, साथ ही सामाजिक संबंधों का स्वरूप भी परिवर्तित होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक जो डॉक्टर दीना शर्मा, उन्होंने क्या कहा कि आंतरिक प्रवासन है सामाजिक ताने बाने में नए रंग भरता है, परंतु स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी ये चुनौती पेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि प्रवासन जो है वो शहरी क्षेत्र में भीड़ भाड़, असमान आवासीय योजना, परिवहन की समस्या और पर्यावरणीय दबाव भी इसके कारण प्रवासन के कारण बढ़ जाते हैं। इसका परिणाम स्वरूप अब देखो ग्रामीण से शहरों की ओर जब जा रहे पलायन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वहां ज्यादा भीड़ होगी, ठीक है, सारी चीजें वहां पे होगी, परिवहन की समस्या उत्पन्न होगी, पर्यावरण दबाव होंगे, काफी सारी चुनौतियां हमें देखने को वहां पे मिलती है। ठीक है, तो ये आप आंतरिक प्रवासन में लिख सकते हो कि जो आंतरिक प्रवासन एक जटिल प्रक्रिया है और यहाँ सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आयाम से जो है ये जुड़ी हुई है। और ये जो प्रवासन है ना, ये केवल रोजगार और विकास के लिए अवसर प्रदान करता है, बल्कि ये सामाजिक असमानता चुनौतियों को भी ये उजागर करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जा रहे हो तो सिटी में जा रहे हो तो वहां पे आपको रोजगार, ठीक है रोजगार मिल रहा है, लेकिन क्राउड भी हो रहा है, संसाधन का ज्यादा वहां पे यूज हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा, काफी सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा। सतत विकास, सतत विकास क्या है, मतलब संसाधनों का ऐसा उपयोग करना या इस तरीके से हमें यूज करना जिससे हम उसे रिसोर्सेज को हम बचा भी सके और जो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है ना उनको भी मिल सके। ठीक है, जैसे कि ये जो विचारधारा है ये इस बात पे जोर देती है कि जो विकास है केवल वर्तमान पीढ़ी के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि जो भविष्य की जो पीढ़ी है ना उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए, जो भी प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उसका संरक्षण करते हुए समाज में समानता और समानता को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। ठीक है, विकास का मतलब ये है। अमर्त्य सेन काफी मतलब एक जाने माने विद्वान है, वो मानते क्या है कि विकास का जो असली माप है केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं होता, बल्कि क्या मानव विकास के जो व्यापक आयाम है उससे भी होता है। इसमें ना 3 आयाम है, ठीक है, सॉरी 3 स्तंभ है, किसके, विकास के, सतत विकास के 3 स्तंभ है, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक। आर्थिक दृष्टिकोण से सतत विकास का मतलब क्या है कि ऐसी नीति बनाना, कैसा, जो दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित कर सके, मतलब लॉन्ग टाइम तक जो भी आर्थिक समृद्धि है ना उसको सुनिश्चित कर सके। इसके लिए क्या, जो कि संसाधन जो है संसाधन का कुशल उपयोग करना, नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा प्रचार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, पर्यावरणीय। पर्यावरणीय का क्या मतलब है कि ये जो दृष्टिकोण है ये क्या कहता है कि ये सुनिश्चित करना कि विकास के साथ विकास तो करो, लेकिन जो भी प्राकृतिक संसाधन है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो जैव विविधता है एवं पारिस्थितिक तंत्र है वो भी सुरक्षित रहे, उसको किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे। ठीक है, सामाजिक आयाम क्या कहता है, इसका मतलब है कि जो सामाजिक न्याय है, समानता है, समावेशिता है, उसको बढ़ावा देना। विकास का मतलब क्या है यहाँ पे कि सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता, इन सबको क्या करना, बढ़ावा देना। मतलब समाज के जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब है, जो हाशिए पर है, उनकी जो बुनियादी जो आवश्यकता है ना अगर वो पूरी नहीं होती है तो विकास का जो लाभ है कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाता है। मतलब सभी को इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा जैसी जो नीति है ये महत्वपूर्ण यहाँ पे एक भूमिका निभाती है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके जो आदर्श है वो क्या है कि विकास का असली उद्देश्य क्या है, समाज के जो सभी वर्ग है उसको जोड़ना और एक समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इस प्रकार जो सतत विकास का एक ऐसा जो मॉडल है वो वर्तमान के साथ क्या भविष्य की जो आवश्यकता है ना उसको भी ध्यान में रखने की बात करता है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो भी आप लिख देना और शॉर्ट क्वेश्चन में आते तो भी आप इसको यहाँ से लिख देना। ठीक है, चांसेस है इसको शॉर्ट क्वेश्चन में आने के। जो नोट्स आते हैं ना लास्ट में वो। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन करें। संघीय व्यवस्था, संघीय से क्या मतलब है यहाँ पे, तो संघीय से मतलब यहाँ पे ये है जो जहाँ पे ना सत्ता को केंद्र और जो विभिन्न इकाई है यानी कि राज्य उसके बीच में क्या करना, डिवाइड करना, ताकि जो दोनों है ठीक है वो अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके। भारत ने जो ये मॉडल है ना ये कनाडा से अपनाया है। ठीक है, उससे प्रेरित होकर फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को क्या किया, अपनाया है। जो देश की जो विविधता है समायोजिता करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि विधायी संबंध देखें इनके, तो भारतीय संविधान में जो भाग 11 है उसमें जो आर्टिकल है 245 एंड 255
यहाँ यानी कि 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच में ना विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे ना 3 सूची बताई गई है और उसके माध्यम से इसको विभाजित किया गया। पहला जो है आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट एंड तीसरा है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये यूनियन लिस्ट क्या होता है, ठीक है, संघ सूची जिसको बोलते हैं। इसमें ना आपके 100 विषय आते हैं जो कि मूल रूप से 97 है, जिन पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है ना वो संसद के पास है, मतलब केंद्र के पास है, ठीक है। जैसे कि इसमें हो गए रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, नागरिकता, विदेश मामले, ये सारे किसके पास है, इसके कानून, इस पे कानून बनाने का राइट तो संसद के पास, केंद्र के पास है, ठीक है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें 61 विषय है, जिसमें मूल रूप से कितने हैं, 66 है, जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार किसके पास है, विधानमंडल के पास है, यानी कि राज्य, ठीक है। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तीसरा आपका कॉन्करेंट लिस्ट, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। इसमें 52 विषय है, बट मूल रूप से कितने इसमें 47 है, जिन पर कौन, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें शिक्षा, वन, वन्यजीव, ठीक है, संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, तलाक जैसे जो विषय वो शामिल है। लेकिन हाँ, यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र राज्य के कानून में टकराव होता है ना, तो जो कानून है वो कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। अगर दोनों में कोई मतभेद हो गया तो कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और जो भी सुरक्षा से जो विषय होंगे रिलेटेड उस पे भी केंद्र ही बनाएगा। इसके अलावा भी एक होती है रेसिडुअरी पावर, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। मतलब ये तीनों विषय जो है ना, देखो ऐसे विषय जो ये तीनों सूचियों में जो शामिल नहीं होते हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, तो उनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। जो भी ये 3 लिस्ट है ना, इन तीनों लिस्ट में जो भी विषय है वो शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास है। और वो किस कैटेगरी में रखा गया है, अवशिष्ट शक्तियां, जिसको रेसिड्यू पावर बोलते हैं। आर्टिकल 248 के तहत इसमें संसद के पास राइट है कि वो कानून बनाएगा, ठीक है। ये केंद्र को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। फिर संसद की राज्य सूची पर कानून बनाने की जो शक्ति है, कुछ विशेष परिस्थिति होती है ना, उसमें संसद राज्य जो सूची है उस पर भी जो भी, देखो जैसे मैंने अभी बोला कि जो संसद है वो सुरक्षा के जो विषय होंगे, ठीक है, उस पे कानून बनाने के लिए वो क्या है, पूरी तरीके से उसको ये राइट है कि वो बना सकता है। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे हमने बात किया कि राज्य की सूची के अंदर कुछ लिस्ट है, बट कुछ विषय ऐसे होंगे जो मतलब इंपॉर्टेंट हो गए देश के लिए, देश के सुरक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो संसद है वो राज्य सूची के जो विषय है ना उस पर भी कानून बना सकती है। जैसे कि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद अनुच्छेद 249 इसके तहत, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये कंडीशंस है, कब कब बना सकती है कानून संसद, जब राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 258, ठीक है, राज्य के अनुरोध पर 252 के तहत, और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए 253, और राष्ट्रपति शासन के दौरान 356। इन सब के दौरान कौन कानून बनाएगा, संसद बनाएगा। क्लियर। दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। इसमें क्या है, संविधान के जो भाग 11 है उसके जो अनुच्छेद है 256 और 263, इसमें केंद्र राज्यों की जो प्रशासनिक संबंध है उसका विवरण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब जो विधायी शक्तियां है, विधायी शक्तियों के साथ केंद्र और राज्यों को अपनी कार्यकारी शक्तियों का भी यहाँ पे प्रयोग करना होता है। कार्यकारी शक्तियों का विभाजन, संघ की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिन पर राज्यों को विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। राज्यों पर नियंत्रण, केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण। संविधान में कुछ प्रावधान है जिनके तहत केंद्र राज्य सरकारों पर क्या है करेगी, नियंत्रण, प्रशासनिक तौर पर नियंत्रण रख सकती है, ठीक है। राज्य ये सुनिश्चित करेंगे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून मौजूदा केंद्रीय कानून का पालन हो। केंद्र राज्यों को संचार के जो भी संसाधन है, रख रखाव, रेलवे की सुरक्षा आदि के संबंध में निर्देश दे सकता है, ठीक है। कुछ मामले में राज्यों को केंद्र की कार्यकारी शक्ति का पालन करना होता है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS, IFS जैसे जो अखिल भारतीय सेवाएं है ना, केंद्र राज्यों के भी समन्वय स्थापित करती है, ठीक है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल, अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति और अंतर राज्य परिषदों के गठन का अधिकार देता है ताकि राज्यों के बीच विवादों का अन्वेषण किया जा सके और साझा हितों का समन्वय स्थापित किया जा सके। नगर पालिका, भारत में एकीकृत नगर पालिका और जो केंद्र और राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है, जिससे न्यायिक समन्वय बना रहता है। थर्ड आपका फाइनेंशियल रिलेशन। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद
जो है 268 है, उससे लेके 293 तक केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। राज्य के स्रोतों का विभाजन संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कुछ कराधान है उसकी शक्तियों का विभाजित करता है। केंद्र के विशेषकर जैसे कि कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स ये आदि। राज्य के जो विशेष कर है कौन से है? कृषि भूमि, कृषि भूमि पर कर, बिक्री कर, आवाकारी शुल्क जैसे कि शराब जो होते हैं, स्टैम्प शुल्क, भू राजस्व आदि। ऐसे कर जो केंद्र लगाता है और एकत्र करता है लेकिन राज्यों को सौंप देता है, जैसे स्टैम्प शुल्क, औषधीय व प्रशासन सामग्री पर उत्पाद शुल्क। ठीक है, आर्टिकल 268। ऐसे कर जो केंद्र लगाता है और एकत्र करता है लेकिन राज्यों के साथ साझा करता है, जैसे कि आयकर और कुछ केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आर्टिकल 270। केंद्रीय अनुदान और ऋण वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। ये केंद्र राज्यों के बीच में ना शुद्ध कर आयोग के जो वितरण है और राज्यों को दिए जाने वाले जो अनुदान, सहायता, सिद्धांत उसके सिफारिशें करता है, जिससे जो भी वित्तीय संतुलन है वो क्या बना रहता है। ऋण लेने की शक्ति, केंद्र राज्य दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ऋण यानी कर्ज लेने की शक्ति है, लोन लेने की शक्ति है, लेकिन राज्य केंद्र की अनुमति के बिना जो विदेशी ऋण है वो नहीं ले सकता। इन सब के अलावा कुछ इनके तनाव के क्षेत्र है, जैसे कि राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी शक्ति विशेषकर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने में अक्सर राजनीतिक विवादों का क्या कारण बन सकती है, क्योंकि राज्य सरकार जो इसे केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप मानती है। वित्तीय निर्भरता, राज्य अपनी राजस्व आवश्यकता के लिए केंद्र पर बहुत निर्भर करते हैं, जिसकी वजह से क्या इन दोनों में तनाव रहते हैं। केंद्रीय कानून का राज्यों पर थोपना, मतलब जो संवर्धित सूची पर केंद्र के कानून लाने की प्रधानता और राज्य सूची पर केंद्र के कानून लाने की शक्ति का कुछ विशेष जो परिस्थिति है उसमें उपयोग राज्यों के अपनी विधायी स्वतंत्रता का उल्लंघन लगता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उल्लंघन हो रहा है। अखिल भारतीय सेवा का दुरुपयोग, मतलब राज्यों का ऐसा तर्क है कि जो अखिल भारतीय सेवा है उसके जो अधिकारी है उनके माध्यम से जो केंद्र राज्य है, केंद्र राज्यों के प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। केंद्रीय बलों की तैनाती, तो राज्यों की सहमति के बिना जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है उसकी तैनाती भी विवाद का एक विषय बनती रहती है। योजना नीति आयोग की भूमिका, ये सारे क्या है एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इसके अलावा कुछ सहयोग और जो नए रुझान है वो भी है, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद। इसमें क्या है कि जो ये परिषद है केंद्र राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच समन्वय और विवाद समाधान जो है उसके लिए मंच प्रदान करती है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे ये गठित हुई थी और ये एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे जोर देता है। ठीक है, ये ना ये इसका जो अप्रोच है कैसा है, बॉटम अप अप्रोच है, उस पर ये बल देता है। जीएसटी काउंसिल, मतलब जो भी वस्तु सेवा कर है ना परिषद, एक अद्वितीय संघीय संस्था है जहाँ केंद्र राज्य के साथ मिलकर ये नीतियां जो भी है, ठीक है, नीतियों पर ये क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद, ये परिषद राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है। साझा नीति और कार्यक्रम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास मॉडल का लैंगिक दृष्टिकोण, जेंडर पर्सपेक्टिव। देखो 20वीं सदी के मध्य शेष रोगी विकास के जो प्रयास है उस टाइम से ही हो रहे हैं। जीडीपी की जो वृद्धि है उसको ही हम सिर्फ विकास नहीं मान सकते, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, और यहाँ पे ना ये मॉडल है, इन मॉडल ने अक्सर लैंगिक आयाम को नजरअंदाज किया, यह मानकर कि जो आर्थिक विकास है वो लाभ अपने समाज के सभी वर्गों के, जिसमें महिला भी शामिल है, तक पहुंच जाएंगे। हालांकि अनुभव ने दिखाया कि ऐसा नहीं हुआ। कई विकास कार्यक्रम ने अनजाने में महिलाओं के ऊपर उन्होंने बोझ बढ़ा दिया। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है कि मतलब इसकी जो भी शुरुआती विकास का जो मॉडल है उसमें कई सारी जो कमियां थी वो थी, और जिन्होंने लैंगिक असमानता है उसको बढ़ावा दिया। जैसे हम पहला इसमें पॉइंट देखते हैं, उत्पादक बनाम अनुपादक श्रम का वितरण। मतलब जो पारंपरिक मॉडल है वो अक्सर केवल औपचारिक बाजार आधारित आर्थिक गतिविधियां जो है ना, आर्थिक गतिविधियां उसको उत्पादक मानते थे। महिलाओं द्वारा किए गए अधिकांश अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों को अनुपादक समझते थे। इससे महिलाओं की आर्थिक योगदान अदृश्य हो गया। पुरुषों को मुख्य आर्थिक अभिनेता मानना, विकास योजना अक्सर पुरुषों को क्या परिवार का मुखिया, कमाने वाला और आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिकता केंद्र मानती थी। महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं को और जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, ये भी एक है। ठीक है, संसाधनों तक सीमित पहुंच, मतलब महिलाओं को अक्सर भूमि, ऋण, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, प्रशिक्षण, ठीक है, इन सब संसाधनों से क्या वंचित रखा जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहिष्कार, जो विकास योजना है, नीति निर्माण है, कार्यान्वयन में क्या होता है, महिलाओं की जो भागीदारी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। संरचनात्मक असमानता को अनदेखा करना, मतलब इन मॉडल ने उन गहरी जड़ें
जमा चुकी थी, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाओं का विश्लेषण नहीं किया, जो लैंगिक असमानता को बनाए रखती है। विकास में लैंगिक दृष्टिकोण का जो उद्भव, जब इमर्जेंस ऑफ जेंडर पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, इसमें क्या था कि पहला हम देखें कि जो विकास में महिला यानी वुमेन इन डेवलपमेंट WID 1970 के दशक में WID दृष्टिकोण ने यह तर्क दिया कि महिला जो है, ठीक है, महिला विकास से पीछे छूट रही है, जो विकास हो रहा है ना उससे पीछे छूट रही है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं किया, उनको मतलब उन्हें ना पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं किया गया। इसने महिलाओं के विकास में, ठीक है, जो भी परियोजना है उसमें शामिल करने से महिलाओं को ऋण देना, शिक्षा देना, ठीक है, इस पे जोर दिया, लेकिन मौजूदा शक्ति संरचना का ये लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती नहीं दी। महिला और विकास यानी वुमेन एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या था, वुमेन इन डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या है, वुमेन एंड डेवलपमेंट, मतलब एंड ऐड हो गया, यहाँ पे WAD है। 1980 के दशक में जो WAD दृष्टिकोण है, इसने WID की आलोचना की। किसकी इसने आलोचना की? WID की आलोचना की, और ये तर्क दिया कि जो महिला है ना वो हमेशा से ही विकास की प्रक्रियाओं में शामिल रही है, और लेकिन उनके जो योगदान है उसको मान्यता नहीं मिला, मतलब वो शामिल तो है बट उन्हें मान्यता नहीं मिला है। इसने महिलाओं के उत्पादक कार्यों पर जोर दिया, फिर भी अंतर्निहित लैंगिक शक्ति संबंधों का विश्लेषण नहीं किया। फिर आया लैंगिक और विकास, जेंडर एंड डेवलपमेंट, GAD 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक में GAD दृष्टिकोण सामने आया, जिसने क्या किया, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय क्या किया कि लैंगिक संबंधों यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से नियमित भूमिकाएं, जिम्मेदारी और सत्ता संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, GAD ने लैंगिक समानता के संरचना कानूनों को संबोधित करने, पुरुष और महिलाओं दोनों की भूमिका विश्लेषण करने और सत्ता संबंधों को बदलने की वकालत की। अब इसके जो मॉडल है उसका विश्लेषण हम पढ़े, इसके जो लैंगिक दृष्टिकोण से विकास का मॉडल है वो क्या है, तो कार्य का अदृश्यकरण और मूल्यांकन। क्या विकास मॉडल महिलाओं का जो भी अवैतनिक देखभाल कार्य है और कर्मचारी क्षेत्र के योगदान को पहचानते और महत्व देते हैं? क्या सुनिश्चित करने के लिए नीतियां है कि दोनों लिंगों के काम को उचित मूल्यांकन हो? मतलब कुछ क्वेश्चन किए गए यहाँ पे, संसाधनों का समान पहुंच, मतलब इसमें भी बोला गया कि जो पुरुष और महिलाएं, क्या उन दोनों को भूमि, ऋण, शिक्षा, जो भी सोर्सेस है क्या प्रॉपर उन्हें मिल रहे हैं, क्या उनको जो अपॉर्चुनिटी वो मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, निर्णय लेने में भागीदारी, कि जो नीति निर्माण हो रहा है, जो कार्यक्रम बन रहा है, ठीक है, क्या उसमें महिलाओं की भी भागीदारी उतनी है जितनी पुरुष की है? लैंगिक संबंधों पर प्रभाव, क्या विकास की जो नीतियां है मौजूदा लैंगिक शक्ति संबंधों को चुनौती देती है या उन्हें मजबूत करती है? क्या वो पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिक न्याय संगत संबंधों को बढ़ावा देती है? तो ये सारे क्वेश्चन मतलब वहां पे किए गए, विश्लेषण किए गए कि मतलब जो विशिष्ट भेद्यता और आवश्यकता है, जो विकास के जो मॉडल है ना विभिन्न लिंगों, विशिष्ट भेद्यताओं जैसे कि लैंगिक आधारित हिंसा, प्रजनन, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं, इन सब जो प्रभाव है इसको संबोधित करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या किए गए, विश्लेषण किए गए किसमें, विकास मॉडल का जो लैंगिक दृष्टिकोण है उसमें। तो इसमें ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि सच्चा और टिकाऊ विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि लैंगिक समानता को केंद्रीय लक्ष्य ना बनाया जाए, ठीक है, यानी कि दोनों को इक्वल मानेंगे तभी जाके विकास प्रॉपर होगा। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कैसे कार्य, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इनके रूप में कैसे काम करते हो, इसकी चुनौतियां क्या है, इनकी भूमिका क्या है? तो भारतीय संसद यानी कि लोकसभा, इसको क्या बोलते हैं, लोगों का सदन, और राज्यसभा जिसको बोलते हैं राज्यों की परिषद, ये शामिल होती है भारतीय संसद में। भारत के संसदीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, और ये केवल कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, बल्कि ये क्या है कि सरकार को जवाबदेही ठहराने, जनता की आवाज उठाने और देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य व सिद्धांत है उसको रक्षा करने में भी क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो संसदीय लोकतंत्र में संरक्षक, जो संसदीय लोकतंत्र है ना, ये संरक्षक के रूप में कैसी भूमिका निभाती है? तो देखो, लॉ मेकिंग प्रोसेस, सबसे पहला संसद क्या है, इसका जो प्राथमिक काम क्या है, वो देश के लिए कानून बनाना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर क्या करते हैं, विधेयक पारित करती है और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद क्या बनता है, ये कानून बन जाता है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ये सुनिश्चित करती है कि कानून जो है वो जनता की इच्छा और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो, क्योंकि विभिन्न स्तरों पर जो बहस है, चर्चा है और संशोधन है वो होते रहते हैं, ठीक है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, संसद जो है ना विशेष रूप से जो लोकसभा है, ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये संसदीय प्रक्रिया संसाधनों को मंत्री से सवाल पूछने, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने और सरकार की नीतियों कार्यों का स्पष्टीकरण मांगने का अवसर प्रदान करती है। फिर होता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, लोकसभा में सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो भी लाया जाता है। मतलब यदि
या पारित हो जाता है ना, जो गवर्नमेंट है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, जो सरकार को बहुमत बनाए रखने और जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या बाध्य करता है। उसके बाद है स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये जो प्रस्ताव है ये महत्वपूर्ण और तत्कालिक सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन के सामान्य कामकाज को स्थगित करने की अनुमति देते हैं, जिससे सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया जाता है। समितियां होती है, ठीक है, समितियां विधेयकों को विस्तृत जांच करती है, जो विधेयक है उसमें सरकारी खर्चों की निगरानी करती है, विभिन्न मंत्रालयों काम का समीक्षा करती है, कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण बनाता है। तो ये किसके अंदर आ गया, ये सारे कार्यपालिका पर नियंत्रण के अंदर आ गया। अब हम वित्तीय की बात करें कि फाइनेंशियल कंट्रोल की, संसद के पास ना देश के जो भी वित्त है उस पर पूरा नियंत्रण होता है। सरकार बिना संसद की अनुमति के बिना ना कोई भी कर नहीं लगा सकती और ना ही कोई खर्च कर सकती है। बजट पारित करना भी यही काम होता है इनका। सरकार को अपना वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत करना होता है, जिसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। और इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सार्वजनिक धन है उसका उपयोग जनता के हित में हो, पारदर्शी तरीके से हो। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, देखो इन विधेयकों के माध्यम से सरकार को ना धन निकालने और कर लगाने की शक्ति मिलती है, ठीक है। लेखा परीक्षा समिति, लोक लेखा समिति जो होता है, जैसे पीएससी जिसको बोलते हैं, और प्राक्कलन समिति जो एस्टिमेटेड कमेटी है, जैसे समितियां सरकारी खर्चों की जांच करती है और वित्तीय अनियमितता पर रिपोर्ट देती है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन शक्ति मनमानी नहीं है। मतलब उसके मूल ढांचों को ना बिना चेंज किए वो कोई भी मतलब कुछ चेंजेस कर सकती है, बट उसका जो मूल ढांचा है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामलों में स्थापित किया था, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया जो है वो दोनों सदनों की विशेष बहुमत की सहमति से होती है, ठीक है। विचार विमर्श और बहस का मंच, जो संसद है विभिन्न विचार नीति और जो सार्वजनिक महत्व है उसके मुद्दों पर चर्चा और बहस का एक महत्वपूर्ण मंच है। ये विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय सामाजिक समूह के प्रतिनिधियों का चिंताओं का आकांक्षाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। जनता के प्रति इनका जो है रिप्रेजेंटेशन वो रहता है। लोकसभा सीधे जनता द्वारा ही चुन के जो चुने गए जो प्रतिनिधि है ना लोकसभा के, तो वही आगे बनते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के सीधे जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वही बनती है, जो देश के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करती है, जिससे संघीय ढांचे में संतुलन बना रहता है। ये जो प्रतिनिधित्व ये सुनिश्चित करता है कि कानून और नीति देश की विविधता और विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। अब इसके कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हमने पढ़ा कि इसकी चुनौतियां क्या है। तो देखो, संसदीय कामकाज में बाधा यानी डिस्ट्रप्शन इन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। अब क्या होता है इसमें कि विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और सदन में वॉकआउट जैसी घटनाओं का कारण क्या होता है कि संसद की जो कीमती समय है ना वो बर्बाद हो जाते हैं। इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑर्डिनेंस, सरकार द्वारा जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, कई बार मतलब उसका बार बार उपयोग संसदीय कानून निर्माण की प्रक्रिया को दरकिनार करता है। ये संसद की कानून बनाने की शक्ति को क्या करता है, कमजोर करता है। समितियों की भूमिका में कमी, विधेयक को अक्सर समिति के पास विस्तृत जांच के लिए भेजने की बजाय सीधे सदन में पारित कर दिया जाता है। इससे कानून की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है और विशेषज्ञ का राय जो होता है वो उसका अभाव हो जाता है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जो उस पर विचार विमर्श होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। दल बदल और व्हीप का प्रभाव, मतलब डिफेक्शन एंड व्हीप इन्फ्लुएंस, दल बदल विरोधी कानून और कठोर व्हीप प्रणाली संसदों को पार्टी लाइन के अनुसार वोट देने के लिए मजबूर करती है, जिससे वो विवेक और निर्वाचन क्षेत्र के हितों के अनुसार कार्य करने में कम सक्षम होते हैं, ठीक है। बहस की गुणवत्ता में गिरावट, संसद में बहस का स्तर कभी कभी गिर जाता है, जिससे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और शोरगुल अधिक होता है, जबकि गंभीर नीतिगत मुद्दों में रचनात्मक चर्चा कम होती है, जहां होनी चाहिए वहां होती नहीं है। धन विधेयक है, जिससे जो मनी बिल, ठीक है, उसका दुरुपयोग, कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि राज्यसभा की जो भूमिका है उसको सीमित किया जा सके, क्योंकि धन विधेयक पर ना राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है, इसलिए उसको क्या कुछ विधेयकों को धन विधेयक माना जाता है ताकि राज्यसभा की जो शक्ति है वो सीमित हो जाए, लिमिटेड हो जाए, वो राज्यसभा ना बोल ना पाए। तो ये भी सदनीय व्यवस्था का संतुलन को क्या करता है, बिगाड़ देता है। प्रतिनिधित्व की चुनौतियां, मतलब संसद में महिलाओं को हाशिए पर, ठीक है, परिवर्गों का पर्याप्त अभी भी एक चुनौती है, जिससे उनकी जो आवाज है पूरी तरह से नहीं उठ पाती। महिलाओं का इतना सुनता नहीं है कोई, ठीक है। पारदर्शी और जवाबदेही में कमी, कुछ क्षेत्रों में विशेषकर जो राजनीतिक फंडिंग और लॉबिंग के संबंध है उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। ओके, तो ध्यान हमने कर लिया 22 क्वेश्चन। ये आपका जो भारत लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका है, और ठीक है, ये गोदी मीडिया ये हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कल, जो मैंने टॉप 8 क्वेश्चन करवाया था उसी से रिलेटेड है ये भी, ठीक है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका आपको बताना है और कैसे ये
चौथे स्तंभ है। ठीक है, इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना है कि ये क्या करता है, सूचना का प्रसार करता है, नागरिकता जो भी नागरिक है उसमें जागरूकता फैलाता है। ठीक है, सत्ता पर निगरानी भी रखता है। जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से हम जो सत्ता है, ठीक है, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जनमत का निर्माण करता है ये। और जो भी हाशिए पर जो लोग हैं, ठीक है, जो वॉइसलेस लोग हैं ना, उसकी वॉइस को क्या करते हैं ये ऊपर उठाते हैं। सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है ये। ठीक है, उसके बाद इसको गोदी मीडिया यानी कि इसको नकारात्मक, कल मैंने बोला भी था कि गोदी मीडिया के रूप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नकारात्मक इसकी भूमिका बताना, चुनौती बताना। मतलब क्या करता है ये, पक्षपात रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, सनसनीखेज तो और टीआरपी की दो, मतलब अपना ये टीआरपी बढ़ाने के लिए ना, मतलब कुछ भी जो गैर जरूरी बहस होते हैं उसको भी ये ले लेते हैं। जैसे कि जो प्रतिस्पर्धी मीडिया है, टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स और क्लिक्स प्राप्त करने की होड़ में ये गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों, ठीक है, या फिर जो गैर जरूरी बहस है उसको, उसके लिए क्या कहते हैं, दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की वजह क्या कहता है, घंटों तक क्या सेलिब्रिटी के जो विवाद है, जो सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं उसको दिखाता रहता है ये। पेड न्यूज और फर्जी खबरें भी कभी कभी ये फैला देता है, ये भी एक चुनौती है। और नेगेटिव पॉइंट से फर्जी खबरें, जैसे कि सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म के उदय के साथ साथ फर्जी खबरें जिस प्रभाव तक तेजी से फैलते हैं। कॉर्पोरेट और राजनीतिक दबाव, ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने किए थे। खोजी पत्रकारिता में गिरावट आ जाती है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पे अंकुश लग जाते हैं, ग्रामीण और हाशिए के मुद्दों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, भारत में नौकरशाही की बदलती प्रकृति और राजनीतिक कार्यपालिका तथा विधायिका के साथ उसके संबंधों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो भारत में नौकरशाही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विरासत है। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा जैसे आईसीएस के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस और अन्य समान सेवाओं को पुनर्गठित किया गया। इसका जो मूल्य उद्देश्य नीति निर्माण में राजनीतिक नेतृत्व को विशेष सलाह देने और सरकार की नीतियों को निष्पक्ष, कुशल तथा तटस्थ तरीके से लागू करना था। ठीक है, इसकी जो प्रकृति वो कैसी है, विकासोन्मुख और नियामक है। मतलब फ्रीडम के बाद नौकरशाही की जो भूमिका है वो विकास पर शासन की थी, जिसमें पंचवर्षीय योजना और बड़े पैमाने पर परियोजना और गरीब उन्मूलन कार्यक्रम को लागू किया गया था। इसमें चेंजेस क्या हुआ कि 1991 के आर्थिक सुधार, जैसे कि एलपीजी के बाद राज्य के जो रेगुलेटर है, ठीक है, लेजिस्लेटर है, उसमें चेंजेस आ गए हैं। तकनीकीकरण और ई शासन यानी ई गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन ने नौकरशाही के जो कामकाज है उसको बदल दिया। जैसे ई गवर्नेंस, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ऑनलाइन सेवा वितरण और डेटा विश्लेषण और प्रशासन के जो है अभिन्न अंग बन गए हैं। इसका प्रभाव क्या होता है कि पारदर्शिता में वृद्धि की संभावना होती है, दक्षता में सुधार होता है, नागरिकों तक सेवा की जो बेहतर है सुविधाएं वो प्राप्त होती है। ठीक है, हालांकि जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, और साइबर जो सुरक्षा है वो उसको भी चुनौती मिली है। इसके बाद है इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस स्पेशलाइजेशन, मतलब पहले क्या था कि जो जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसका प्रभुत्व था। अब बढ़ती जटिल समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, साइबर क्राइम, ठीक है, वित्तीय विनियमन, इसके लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब इससे क्या चेंज हुआ, बदलाव, तो लेटरल एंट्री के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को प्रशासन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, फिर चेंजिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन, सूचना के अधिकार, आरटीआई और सामाजिक आंदोलन के कारण जनता के जो अधिक है, जनता जो है वो अधिक अधिक ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब अब जो है अधिक जागरूक और सशक्त है। नौकरशाही से अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता, संशीलता और नगर नागरिक केंद्रीय शासन की उपेक्षा करता है। ठीक है, बढ़ता राजनीतिकरण के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है नौकरशाही, जिसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, अब तो तेजी से राजनीतिक प्रभावों को अधीन होती जा रही है। फिर राजनीतिक कार्यपालिका के साथ इसका संबंध कैसा है, आदर्श संबंध की बात करें हम, राजनीतिक प्रधानता है, नौकरशाही सहायता और विशेषज्ञता, मतलब नौकरशाही मंत्रियों को नीतिगत विकल्पों पर तथ्यात्मक और जानकारी तकनीकी विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं, मतलब एडवाइस देते हैं। ठीक है, निष्पक्ष कार्यान्वयन, नौकरशाही राजनीतिक तटस्थ बनाए रखते हुए सरकार की जो नीतियां है उसको ईमानदार और दक्षता को लागू करते ही, भले ही सत्ता में कोई दल हो ना हो। इसके कुछ चुनौतीपूर्ण संबंध है, जैसे कि राजनीतिक हस्तक्षेप और अति हस्तक्षेप, मतलब ये ना सबसे बड़ी चुनौती है। मंत्री अक्सर नौकरशाही से अपने राजनीतिक एजेंडा या फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए क्या करते हैं, नियमों से हटकर काम करने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, इससे परिणाम क्या होता है कि जो नौकरशाही की तटस्थता है, निष्पक्षता है, वो कमजोर हो जाती है, उनका जो मनोबल है वो गिर जाता है, भ्रष्टाचार जो बढ़ावा मिलता है वो इसी से मिलता है। जवाबदेही का स्पष्ट क्षेत्र, मतलब नीतियों की जो सफलता है विफलता के लिए जवाबदेही का जो अक्सर है यहाँ पे ये
अस्पष्ट देखने को मिलता है। मतलब मंत्री अपनी विफलता का दोष किसके ऊपर डालता है? नौकरशाही के ऊपर डालता है। ठीक है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो वास्तविक जवाबदेही का अभाव है वो तो दिखेगा ही, जिससे कुप्रशासन अक्षमता जो अक्षमता है वो भी पनप सकती है। विशेषज्ञता बनाम सामान्यता का टकराव, ठीक है, क्लैश ऑफ एक्सपर्टीज वर्सेस जर्नलिज्म। मतलब जो मंत्री और जो नौकरशाही है इन दोनों के बीच में टकराव होता रहता है। ठीक है, इससे खराब नीति बन सकती है। ठीक है, कार्यान्वयन अच्छे से नहीं होगा कोई पॉलिसी का। जो भ्रष्टाचार है उसको भी यहीं से बढ़ावा मिलता है। नौकरशाही की निष्क्रियता का पहल अभाव, मतलब अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप या दंडित होने के डर से। ठीक है, कुछ नौकरशाह जो है वो अनावश्यक जोखिम लेने से बचते हैं, केवल न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विधायिका के साथ इसके संबंध कैसे हैं? तो जो विधायिका है नौकरशाही पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है, क्योंकि जो नौकरशाही है वो राजनीतिक कार्यपालिका के माध्यम से विधायिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। तो इनके जो आयाम कैसे है? मंत्रियों के माध्यम से ये जवाबदेही होते हैं, मतलब प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संसदीय जो समिति है, ठीक है, एडहॉक कमेटी हो गया, एस्टिमेट कमेटी हो गया, तो ठीक है, पब्लिक अकाउंटेबल कमेटी हो गया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया। तो इनके माध्यम से क्या है? मंत्रालयों कामकाज पे ये सवाल उठाते रहते हैं, नीति निर्माण में भूमिका निभाते हैं ये अपना। और विधायक समितियों का महत्व, इसमें क्या होता है कि जो संसदीय समिति है विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन की जांच करती है और नौकरशाह को साक्ष्य के लिए बुला सकती है। ठीक है, जिससे नौकरशाह पर एक महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र बना रहे। क्या चुनौती क्या है इसकी? तो सूचना का असंतुलन रहता है यहाँ पे। ठीक है, तकनीकी जटिलताएं होती है, विधायकों जो भी विधायक है विधायकों का यहाँ पे अप्रभावी नियंत्रण होता है, नौकरशाही की स्वच्छता का हनन होता है, यानी इल्यूजन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के परीक्षण कीजिए। जो न्याय सक्रियता है, जनहित यानी जनहित याचिका, पीआईएल बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इसका क्या है? तो देखो, भारतीय न्यायपालिका भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वतंत्र स्तंभ है। यह देश में कानून के शासन को बनाए रखने, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए क्या भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका है उसको एकीकृत और स्वतंत्र संरचना प्रदान करता है, जिससे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे क्या, यानी सबसे पहले क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे जो भी जिला न्यायालय है, ठीक है, या फिर जो भी स्थानीय न्यायालय है वो हो जाएगा। ठीक है, 3 कैटेगरी में होती है। अब इसमें जो भूमिका है वो कैसे है? संविधान का संरक्षक और व्याख्याता, मतलब गार्डियन एंड द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है इसका जो काम है वो संविधान की रक्षा करना, उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करती है कि जो विधायिका और जो कार्यपालिका है इनके द्वारा जो बनाए गए सभी कानून है, कार्य संवैधानिक प्रावधानों के क्या है? अनुरूप हो। जैसे केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जो संसद है, संसद संविधान के जो मूल स्वरूप है उसको बदल नहीं सकती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, उसका जो संरक्षक है वो न्यायपालिका ही है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड 26 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैप्स कॉर्पस मैडमोस प्रोविजंस। ठीक है, और ये सारे जो है आपके ये रीट है, ये रीट जारी करने का भी जो अधिकार है वो जो आपका न्यायपालिका उसके पास ही है। ठीक है, न्यायालय रीट जारी कर सकती है, मतलब न्यायपालिका। ठीक है, जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 यानी जीवन व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या का विस्तार किया, जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। विवादों का समाधान यहीं पे होता है। ठीक है, न्यायपालिका व्यक्ति के बीच में जो भी व्यक्ति सरकार के बीच में जो भी राज्य केंद्र मतलब सबके बीच में जो भी विवाद है उसका समाधान करती है। ठीक है, कानून की व्याख्या भी करती है। न्याय पुनरावलोकन यानी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के पास विधायी अधिनियम और कार्यकाली आदेशों की संवैधानिक जांच करने की शक्ति भी है। सलाहकारी एडवाइजरी रोल प्ले करती है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब इसका जो महत्व है यहाँ पे क्या, जो आपका जो ये है ना न्यायिक सक्रियता, इसका मतलब ये है कि जो न्यायपालिका है ना उसके द्वारा अपने पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर समाज में न्याय को बढ़ावा देना और नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाना। ये तब होती है जब न्यायिका और जो कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है, तब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। अब इसके महत्व क्या है? तो इसका जो महत्व है वो है अधिकार का विस्तार और संरक्षण करना। ठीक है, इसके बाद है कार्यपालिका और विधायकों पर क्या नियंत्रण रखना। ठीक है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना,
जो प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बना के रखना, ठीक है। जो भी एड्रेसिंग मॉडर्न चैलेंजेस है यानी आधुनिक चुनौती है उसका क्या करना, समाधान करना, ठीक है। इसकी कुछ आलोचना भी है, जैसे कि कभी कभी जो न्यायिक अतिरेक है, जो जिसे ओवररीच ये है उसमें बदल जाती है, जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है, जिससे शक्ति का क्या होता है, पृथक्करण हो जाता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये सिद्धांत को कमजोर कर देता है। अगर हम बात करें पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जनहित याचिका, तो ये क्या है, ये ना जनहित याचिका जो है न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसने भारत में न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया है। 1980 के दशक में शुरुआत में न्यायमूर्ति पीएन कौन, पीएन भगवती और न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर ने विकसित किया था। इसका जो अर्थ है वो ये है कि पारंपरिक रूप से केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके अधिकारों का सीधा उल्लंघन हुआ हो, ठीक है। पीआईएल इस नियम में ढील देती है कि पीआईएल के तहत ना कोई भी व्यक्ति, संगठन, सार्वजनिक हित के मामलों में जहाँ बड़े पैमाने पर जनता के अधिकार का न्याय का उल्लंघन हुआ हो, ठीक है, न्यायालय का दरवाजा वो खटखटा सकती है, भले वो व्यक्तिगत रूप से पीड़ित पक्ष में ही ना हो, ठीक है। इसका महत्व क्या है कि न्याय तक पहुंच का लोकतंत्र, मतलब जो भी ये पीआईएल है ना, पीआईएल ने गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण न्याय तक पहुंचने में जो असमर्थ लोग हैं, लोगों के लिए न्याय के द्वार खोले गए, मतलब जो हायर नहीं कर सकते ना, उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोवाइड किया जाता है, ये जो सुविधा है। मतलब जो गरीब लोग है ना, वो भी न्यायालय में अपनी जो अपील है वो कर सकता है। कोई भी जागरूक नागरिक या सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। वो अपना जो याचिका है ना वो दायर कर सकता है यहाँ पे। सामाजिक न्याय का समाधान होता है, मतलब जो न्यायपालिका है उसको, जो सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग है, जैसे बंधुआ मजदूर हो गए, कैदी हो गए, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, पर्यावरण पीड़ित लोग हो गए, तो उनके अधिकार की रक्षा करने और उनको न्याय दिलाने में ये सक्षम बनाता है, ठीक है। जैसे कि हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य मामला जो था, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों विचारधारा कैदियों का रिहा कर दिया गया, जिन्हें लंबे समय से बिना मुकदमे के जेल में रखा गया था। सरकार की जो जवाबदेही है उसमें वृद्धि होती है, कानून के शासन को मजबूत किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कि मतलब देखो यहाँ ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और कानून का शासन देश में प्रभावी ढंग से लागू होता है। न्यायपालिका की रचनात्मक भूमिका, जो पीआईएल है, पीआईएल ने न्यायपालिका को नीति निर्माण और प्रशासन में रचनात्मक भूमिका निभाने की अनुमति दी है, जिससे उन क्षेत्रों में अंतराल भरे गए जहाँ विधायिका न्यायपालिका विफल रही है, ठीक है। जागरूकता बढ़ना, यानी जो पीआईएल है, पीआईएल अक्सर महत्वपूर्ण समाजों का पर्यावरण मुद्दों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाती है, जिससे मुद्दों और व्यापक बहस और नीतिगत कार्रवाई को बढ़ावा देती है। इसकी कुछ आलोचना भी है कि जैसे इसका जो दुरुपयोग है, ठीक है, वो अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप और न्यायपालिका के बढ़ते मामलों के लिए बोझ समझा जाता है। भारतीय लोकतंत्र के विकास में स्वतंत्रता आंदोलन की समाजवादी सोच की भूमिका, ठीक है। 27 क्वेश्चन ये है। 20वीं सदी की शुरुआत में विशेष रूप से रूसी क्रांति 1917 के बाद समाजवाद के विचारों ने विश्व भर में जोर पकड़ा। भारत में भी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ गरीबी, असमानता, शोषण की गहरी जड़ें थी, ठीक है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रवादी एक महत्वपूर्ण वर्ग ने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, इससे सामाजिक और आर्थिक न्याय से पूरक होना चाहिए, ठीक है। तो इसी सोच ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर एक समाजवादी धारा को जन्म दिया, जिसे स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक विजन को आकार दिया। इसमें जो है क्या है कि समाजवादी सोच की जड़ें और प्रमुख प्रवणता, ठीक है। औपनिवेशिक शोषण की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश शासन ने भारत में गरीबी और आर्थिक असमानता को गहरा किया था। राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे समझा और महसूस किया कि जो आर्थिक शोषण है उसको समाप्त करना होगा। पश्चिमी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था, जो ब्रिटिश फेबियन समाजवाद, रूसी क्रांति के आदर्शों और मार्क्सवादी विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों और युवा नेताओं को प्रभावित किया। इसमें जो प्रमुख नेता थे जैसे कि नेहरू जी थे, ठीक है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद के सबसे प्रमुख वस्तुकार थे, उन्होंने समाजवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया, ठीक है, और इसी कांग्रेस के जो एजेंडे थे उसमें शामिल किया। सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनके जो विचार थे ये अधिक क्रांतिकारी थे, ठीक है, ये भी समाजवादी और आर्थिक व्यवस्था के पक्षधर थे, ठीक है। सीएसपी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में कांग्रेस के भीतर जो आचार्य नरेंद्र देव है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने सीएसपी का गठन किया था। इनका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस से अधिक समाजवादी देश में धकेलना, मतलब कांग्रेस को अधिक समाजवादी देश में धकेलना।
महात्मा गांधी ये शासकीय अर्थों में समाजवादी नहीं थे। उनके सबुद्धि और तटस्थिप और ग्राम स्वराज के विचार, गरीबों के प्रति उनकी गहरी चिंता और सामाजिक समानता पर जोर समाजवाद के नैतिक आयाम के साथ मेल खाते थे। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में समाजवादी सोच की भूमिका क्या थी? तो स्वराज की अवधारणा का विस्तार किया गया। समाजवादी सोच ने स्वराज की अवधारणा को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता तक विस्तृत किया। इसका अर्थ था कि स्वतंत्रता वास्तविक अर्थ होगा, ठीक है, जो स्वतंत्रता होगा वो क्या होगा, वास्तविक अर्थ स्वतंत्रता का ना वास्तविक अर्थ तभी होगा जब भारत के जो गरीब किसान है, जो मजदूर है, उनको क्या शोषण से मुक्ति मिलेगी, न्याय और समानता सभी को मिलेंगे। मांगों का समाजीकरण, समाजवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता, औद्योगिक श्रमिकों के शोषण जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने भूमि सुधार, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, न्यूनतम मजदूरी और श्रमिकों के अधिकारों की मांग की, जिससे आंदोलन का सामाजिक, आर्थिक और आयाम मजबूत हुआ। ठीक है, जन आधार का विस्तार, समाजवादी विचारों ने कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों को शहरी मध्य वर्ग से परे किसान, मजबूत मजदूरों और दलित वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने में मदद की। किसान सभाओं, ट्रेड यूनियन, दलित आंदोलन के उदय में समाजवादी विचारधाराओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्वतंत्र आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। राज्यों की भूमिका पर जोर, समाजवादियों ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता के बाद में राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानताओं को दूर करने के लिए भी वो प्रयास करेगा। प्लानिंग और पब्लिक सेक्टर की अवधारणा को भी यहाँ पे बल मिला। ठीक है, जो भी कम्युनलिज्म थे, सांप्रदायिक था, उसका प्रतिरोध किया गया। मतलब समाजवादी विचार व आधारित एकता पर जोर देते थे, जिससे सांप्रदायिक विभाजन को कम करने में मदद मिली। क्या मानना था उनका कि जो गरीबी है ना, शोषण है, उनकी समस्या समुदायों में व्याप्त है। इनका समाधान जो है वर्ग संघर्ष के माध्यम से हुआ, न कि धार्मिक पहचान के आधार पर। धर्मनिरपेक्षता पर पोषण, समाजवादी विचारधारा जो सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय पर जोर देती है, ने परोक्ष रूप से धर्मनिरपेक्षता को जो विचार है उसको मजबूत किया। समतावादी समाज के लिए राज्यों को धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना आवश्यक था। फिर स्वतंत्र भारत की लोकतंत्र पर प्रभाव, तो स्वतंत्रता आंदोलन के समाजवादी सोचते हैं स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढांचों और नीतियों पे भी गहरा प्रभाव डाला। जैसे संविधान का समाजवादी झुकाव, राज्य के जो नीति निर्देश जो सिद्धांत है डीपीएसपी, ठीक है, ये भारतीय संविधान में समाजवादी सोच का विशेष स्पष्ट प्रतिबिंबित है। ठीक है, ये सिद्धांत जो है राज्य को सामाजिक, आर्थिक और न्याय सुनिश्चित करने, नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने और जीवन स्तर सुधारने, ठीक है, सुधार करने और जो भी धन है उसका समान वितरण करने के लिए नीति निर्देश बनाने का निर्देश ये देते हैं। क्या ये नीतियों को बनाने का ये निर्देश देते हैं, जो कि आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 में। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, यदि कि वो शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और नियोजन, मतलब समाजवादी सोच के प्रभाव में भारत ने पूंजीवादी समाजवादी तत्वों को मिलाकर, मतलब यहाँ पे ना कैपिटलिज्म दोनों ही यहाँ पे ऐड है, इसलिए यहाँ पे मिश्रित, देखो गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, ठीक है, जहाँ पे दोनों ही सिस्टम है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को भी अपनाया गया है। 5 ईयर प्लान जो पंचवार्षिक योजना है उसके माध्यम से आर्थिक नियोजन शुरू किया गया, जिसने राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रमुख क्षेत्र जैसे कि वायु उद्योग, बुनियादी ढांचा, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक क्षेत्र की महत्व की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद दशकों में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, ठीक है, अर्थव्यवस्था के जो कमांडिंग थे, कमांडिंग हाइट्स के रूप में देखा गया। इसका उद्देश्य केवल क्या था कि लाभ कमाना नहीं था, बल्कि रोजगार भी देना था, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना भी था। भूमि सुधार भी किए गए, लैंड रिफॉर्म भी किए गए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। ठीक है, भूमि पर अधिकतम सीमा, काश्तकारों अधिकारों जैसे भूमि सुधार समाजवादी सोच से प्रेरित थे। इनका उद्देश्य था ग्रामीण असमानता को कम करना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित की गई। ठीक है, उसके जैसे इसमें क्या था कि जो सुरक्षा, जल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी जो सेवा है सबको प्रॉपर मिल सके। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो समाजवादी सोच उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। जैसे पूंजीवादी साम्यवादी दोनों गुटों से स्वतंत्र रहकर वो अपनी विदेश नीति खुद से निर्धारित कर सके। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। 28 क्वेश्चन प्रवासन से रिलेटेड है, ऑलरेडी मैं 2 बार करवा चुकी हूँ। एक आंतरिक था, ठीक है, एक आपका आंतरिक प्रवासन था और शॉर्ट नोट में करवाया था, एक लॉन्ग में करवाया था। तो ये भी उसी के जैसा, मतलब सेम ही क्वेश्चन का फॉर्म चेंज है, आंसर सेम है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, खुद से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। ठीक है, इसके कई सारे इस वीडियो के पार्ट्स बन गए, 3-4 पार्ट वीडियो के बन गए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। एमपीएस के नेम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। एंड
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, डाउट हो तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख देना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करना, आपको नोट्स वहां से मिल जाएंगे। ठीक है।